नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपस की लड़ाई को लेकर जो पॉलिटिकल फिल्म का प्रसारण इस समय चल रहा है, अभी फिल्म का दी एंड नहीं हो पाया है, जबकि फिल्म की बनने की शुरुआत 2020 में ही हो गई थी, यानी 2-3 साल हो गए, लेकिन फिल्म अभी पूरी नहीं हो पा रही है। उसका प्रमुख कारण यही है कि पार्टी हाईकमान यानी फिल्म के डायरेक्टर को अभी ये समझ में नहीं आया है कि इस पूरी फिल्म में वे हीरो का रोल किसे दें, विलियन का रोल किसे दें। और आप सबको ये भी पता है कि हिंदी फिल्मों में जो फिल्म का एंड होता है वो या तो हीरो की मौत के बाद में होता है या फिर विलियन की मौत के बाद में होता है। मैं यहाँ पर राजनीतिक हत्या की बात कर रहा हूँ। मेरी दुआ है अशोक गहलोत भी लंबा जीवन जिए, सचिन पायलट भी लंबा जीवन जिए। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की पॉलिटिकल लड़ाई आपस में चल रही है, उससे निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस को काफ़ी क्षति हो रही है। हालांकि अब सोमवार को यानी 29 तारीख को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। उसमें खड़गे भी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, अशोक गहलोत, गोटाश राव, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, रघुवीर मीणा जैसे और डॉक्टर सीपी जोशी को भी वहाँ मीटिंग में बुलाया गया है। तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है और हो सकता है चाहे मनभेद गहलोत और पायलट के आपस में मिले या ना मिले, लेकिन इनके मतभेद कहीं ना कहीं दूर किए जा सकते हैं इस मीटिंग को। तो इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। खैर, मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट एक काफ़ी जनाधार वाले नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान में 7-8 साल तक पीसीसी के चीफ पद पर रहे हैं, डिप्टी सीएम पद पर रहे हैं, अजमेर से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और गुर्जर समाज में ही नहीं बल्कि हर जाति बिरादरी के लोगों में उनकी अच्छी छवि है, पैठ है और प्रदेश के युवाओं में उनकी बहुत अच्छी मजबूत छवि है और राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य स्टेटों में भी वे एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से 3-4 साल में उनके जो निर्णय रहे, अब वे अपनी सोच पर निर्णय ले रहे थे या कोई उन्हें सलाह दे रहा था, ये एक अलग बात है। लेकिन हर मोर्चे पर उन्होंने अशोक गहलोत के समक्ष मात खाई है और एक तरीके से जो गतिविधियां उनकी रही हैं, जिस तरह के वे अपनी ओर से जिस तरह का वे कदम उठा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को अपने आप में एक तमाशा बना लिया है। उनके जो समर्थक नेता हैं वे भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट की ये जो स्थिति बनी है इसका अंजाम क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभी जिस तरह से वे जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे, वसुंधरा राजे सरकार के शासन कालों में जो भ्रष्टाचार हुए थे उनकी मांगों को लेकर, उनकी जांच की मांगों को लेकर जिस तरह से वे वहां पर धरने पर बैठे और बाद में उन्होंने जिस तरह से सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है अपनी कुछ मांगों को लेकर, थोड़ा हम उन मांगों पर आज थोड़ा सा मोटा गौर कर लेते हैं और देखते हैं कि सचिन पायलट की इन मांगों को कितना जायज़ और कितना सार्थक कहा जा सकता है। देखिए, उनकी सबसे प्रमुख मांग है कि वसुंधरा राजे शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच करवाई जाए। तो अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 5-6-7 साल 6-7 महीने वर्तमान शासनकाल के सिर्फ बाकी बचे हैं। शुरू में यानी 4.5 साल का जो कार्यकाल है अशोक गहलोत सरकार ने पूरा कर लिया है और आप भी करीब 2 साल तक राजस्थान के डिप्टी सीएम पद पर रहे थे। तो बेहतर ये होता है कि जिस समय आप डिप्टी सीएम पद पर थे उसी समय आप इस तरह की बात पार्टी के समक्ष उठाते, अशोक गहलोत के समक्ष उठाते कि देखिए, हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता से ये वादा किया था कि हम पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए थे उनकी जांच करवाएंगे। तो आप तुरंत इसके लिए कमेटी बैठाइए और जांच करवाइए और दोषियों को सजा दिलवाइए। लेकिन आप इस मामले में बिल्कुल 2-2.5 साल तक बिल्कुल चुप रहे और जब आप मानेसर होटल में गए उस समय भी आपने इस तरह की कोई वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल के भ्रष्टाचारों की जांचों की मांग को लेकर आपका कोई इस तरह का बयान मीडिया में उस समय हमें सुनने को नहीं मिला। अब आप जब मुश्किल से 6-7 महीने का समय बाकी बचा है और आप सबको पता है कि वसुंधरा राजे शासनकाल में जो भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, तो कितने भ्रष्टाचार हुए थे, कितने मामले हैं, आपको कमेटी का गठन करने में भी समय लगेगा, फिर अधिकारियों की मीटिंग होगी, वे संबंधित डिपार्टमेंट से फाइल मंगवाएंगे, फिर उनकी जांच करेंगे। अब कितने मामले हैं, 10 मामले हैं, 20 मामले हैं, 50 मामले हैं, 100 मामले हैं। तो
आप समझ सकते हैं कि ये जो 5-6 महीने का जो समय आपके पास बचा है, तो इसमें जो आप मांग उठा रहे हैं उसका कोई सार्थक परिणाम नज़र नहीं आ सकता। बीच में हो सकता है कमेटी, अगर आप अशोक गहलोत ने आपकी बात मान भी ली और कमेटी का गठन भी कर दिया गया, तो हो सकता है बीच में कमेटी के जो चेयरमैन है, सदस्य हैं, वो कह सकते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, आप इस कमेटी का समय बढ़ाइए, यानी जाँच के दायरे का समय बढ़ाइए। और इसी दौरान अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, तो फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अगर आपको ये मांग उठानी थी तो उसी समय उठाती जब राजस्थान में अशोक गहलोत जिस समय मुख्यमंत्री बने थे और आप डिप्टी सीएम पद पर विराजमान हुए थे, उसके दूसरे दिन ही अगर आप इस तरह की मांग उठाते तो पब्लिक आपकी इस मांग को जायज़ ठहराती। दूसरा, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राजस्थान लोकसभा आयोग को भंग कीजिए, देखिए आप इतने समझदार, इतने बुद्धिमान, इतने अच्छे राजनेता माने जाते हैं, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि राजस्थान लोकसभा आयोग को भंग करना अशोक गहलोत की बस की बात नहीं है, राज्य सरकार की बस की बात नहीं है। इसमें लोकसभा भी सीधे रूप से जुड़ी हुई है और राष्ट्रपति महोदय भी इससे सीधे जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो ये मांग है कि आप तुरंत इसमें लोकसभा को भंग कीजिए, तो ये और यहाँ ये जरूर हो सकता है कि आप इसमें जैसे सदस्यों की नियुक्तियों में, अध्यक्ष की नियुक्ति में आप ये कह सकते थे कि इसमें राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, या फिर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। इस तरह की जो अगर आप बात कहते, उसके लिए भी बाकायदा एक तरीके से राजस्थान विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, यहाँ से मंजूरी दिलवाई जाती है, फिर वहाँ पे केंद्र में भेजा जाता है, एक लंबा प्रोसेस संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आपने ये जो आरपीएससी को जो भंग करने की जो आपने मांग की, समझ में नहीं आता कि आपने किस मनोदशा से या किस सलाह पर या किसके कहने पर या अपने विवेक पर, मुझे नहीं लगता आपने अपने विवेक पर इस तरह की मांग रखी है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि राजस्थान लोकसभा आयोग को भंग करना राजस्थान सरकार के बस की बात नहीं है अकेली। इससे सीधी लोकसभा भी जुड़ी हुई है, राष्ट्रपति महोदय भी इससे जुड़े हुए हैं, एक बहुत लंबी संवैधानिक प्रक्रिया होती है, इसलिए हाथों हाथ ये मांग आपकी नहीं मानी जा सकती, ये सब आप समझते हैं। तीसरी, आपने कहा कि जो पेपर लीक हुए थे उसमें जो जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठे थे उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, मान लो अशोक गहलोत आपकी मान भी लेते हैं, 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये आवेदकों को या जिन्होंने परीक्षा दी है उनको दे भी दिए जाते हैं, उससे उनका क्या होगा आप बताइए। अगर उनको 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, इससे ये तो है नहीं कि 1-2 लाख रुपए राजस्थान सरकार उनको मुआवजे के तौर पर देगी, अगर उनको 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं उससे क्या होगा। देखिए, इस तरह की मांगें और इस तरह की जो आपने जो मांगे राजस्थान सरकार के समक्ष रखी हैं, इसीलिए अशोक गहलोत ने अभी कुछ 1-2 रोज पहले ही कहा कि एक मानसिक दिवालियापन की स्थिति है जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो आपने ये जो मांगे उठाई है, इन मांगों को लेकर फिर कहीं ना कहीं फिर निश्चित रूप से ऐसा दिखता है कि आपने खुद ही अपने आप भी आगे बढ़कर आपने एक तरीके से खुद को एक पार्टी में तमाशा बना लिया है और हर मंच पर आप अशोक गहलोत के समक्ष मात खा रहे हैं। तो ये एक अच्छे जनाधार वाले नेता के लिए, एक अच्छे युवा नेता के लिए जो राजस्थान के लोगों के दिलों में एक तरीके से बसा हुआ है, लेकिन जो उनकी सोच है, जिस तरह के वे निर्णय लगातार ले रहे हैं, उससे सचिन पायलट के समर्थक भी कई बार ये असमंजस की स्थिति में हैं। वे सोचते हैं कि हमारे पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा। देखिए, अगर आपको जो भी निर्णय लेना है, अगर आपको पार्टी बनानी है तो आप पार्टी बनाइए, अगर आपको बीजेपी में जाना है तो बीजेपी में जाइए, और अगर आपको कांग्रेस पार्टी में रहकर ही अशोक गहलोत के सामने कड़ी चुनौती पेश करनी है तो आपको कुछ ऐसे मुद्दे उठाने होंगे, आपको कुछ ऐसे काम करके दिखाने होंगे, आपको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पार्टी हाईकमान के समक्ष रखनी होगी, कुछ बताना होगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ, सचिन पायलट ने वास्तव में जो बातें उठाई है वो दमदार तरीके से उठाई है। आप इस तरह से अगर आप मुद्दे उठाओगे तो फिर पब्लिक भी समझती हैं, युवा भी समझते हैं कि ये जो मांगे उठा रहे हैं, इन मांगों से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भला राजस्थान की जनता का होने वाला नहीं है। हाँ, वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल की जो भ्रष्टाचारों की मांग की बात जो आप कह रहे हैं, अगर आप ये मांग पहले दिन ही जब आप डिप्टी सीएम पद पर काबिज हुए थे, अगर आप उसी समय राजस्थान सरकार के समक्ष उठाते, जोर शोर तरीके से उठाते, तो राजस्थान की पब्लिक को कुछ
बात समझ में भी आती। और अगर मान लो उस समय अशोक गहलोत आपकी मांग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो फिर आपको पार्टी हाईकमान को कहना चाहिए था, लेकिन आपने उस समय बिल्कुल इसमें मौन साधे रहे। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि सचिन पायलट एक ऐसे सूझबूझ वाले नेता, एक ऐसे एक्टिव नेता, वे किस आधार पर, किस तरीके से वे बराबर जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उससे वे खुद ही अपने आप को पार्टी में एक तरीके से खुद के लिए ही अपना एक घेरा बना लिया है और खुद ही फंस गए हैं। और एक तरीके से वे एक तमाशा सा बन गए हैं। हर कोई अब ये समझने लगा है कि आखिर सचिन पायलट चाहते क्या हैं, आखिर सचिन पायलट हर मोर्चे पर वे मात भी खा रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत बराबर उन पर व्यंग्य बाण कसते हैं, बराबर उन पर हमला बोलते हैं। तो आपने जिस तरह की बात उठाई मुआवजा देने की, आरपीएससी को भंग करने की, तो आप अगर इस तरह के मुद्दे राजस्थान सरकार के अपने विरोधियों के समक्ष या राजस्थान सरकार के समक्ष उठाओगे तो फिर निश्चित रूप से पब्लिक के दिल में भी फिर ये बात जाहिर सी जागृत हो जाती है कि आखिर सचिन पायलट किस से प्रेरित होकर या किस सोच के आधार पर वे अभी इन दिनों में ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये एक ठीक है, बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों में धांधलियाँ हुई और जो पेपर लीक हुए, आप उस मुद्दे को उठाइए, लेकिन आप कहोगे मुआवजा देने की परिपाटी की अगर आप शुरुआत करने की बात कहते हैं तो इससे कोई राजस्थान के युवाओं का भला होने वाला नहीं है। आपको ओवरऑल आपको इस तरह की बातें कहनी चाहिए कि हमें आने वाले दिनों में, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, हमें जो परीक्षाओं का जो आयोजन हमें इस तरह से करवाना है कि बिल्कुल भी पेपर लीक ना हो। लेकिन आपने जो मांगे वहाँ पर रखी, जिस तरह की आरपीएससी को भंग करने की, मुआवजा देने की, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने की वसुंधरा शासनकाल के दौरान, तो आपने ये जो जिस समय पर आपको उठानी चाहिए थी उस समय पर आपने उठाया नहीं। अब सब जानते हैं कि 6-7 महीने बाद में चुनाव होने वाले हैं, आप एक बार फिर से इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी सोच पर भी, आपकी कार्यशैली पर भी और आपके विचारों पर भी फिर पब्लिक जरूर संशय की दृष्टि से फिर आपके विचारों को देखती है। अब खैर, मैं वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि सचिन पायलट को अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। उन्हें तुरंत जो भी कदम उठाना चाहिए उस कदम को उन्हें उठाना चाहिए। फिर अन्यथा अगर वे समय रहते कोई कदम नहीं उठाएंगे तो एक बार फिर से वे मात खाएंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में उनकी बहुत अच्छा जनाधार है, पब्लिक उन्हें चाहती है, लेकिन उन्हें ये भी सोचना होगा कि राजस्थान की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सामने वे एक पहाड़ के जैसे उनके सामने खड़े हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने राजस्थान में मात दी है। इसलिए अगर आपको अशोक गहलोत जैसे शख्स से मुकाबला करना है या फिर उन्हें शिकस्त देनी है तो आपके पास में पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, समय होना चाहिए। लेकिन आप कोई प्लानिंग और फील्डिंग जरूर आपने जमा ली है, कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन आपको जो भी कदम उठाना है आपको तुरंत उस कदम को उठाना चाहिए। और जो मुद्दे और जिस तरह के विषय आप चुनकर लाते हैं, थोड़ा उस पर आप गौर करेंगे, अपने मन से या अपने विचार से उन मुद्दों पर गौर करेंगे तो आप एक तरीके से तमाशा नहीं बनोगे। क्योंकि आप जो मुद्दे उठाते हो, जो कदम आपने मानेसर में उठाया उस समय भी आप एक तमाशा बन गए। और जिस तरह का अभी आपने एक धरने पर बैठे थे शहीद स्मारक पर और आपने जो बात उठाई कि वसुंधरा सरकार के शासनकाल की जांचों की मांग कीजिए, अगर ये इसी तरह का धरना या इसी तरह की मांग अगर आप आज से 4 साल पहले करते तो पब्लिक के बात समझ में भी आती। नमस्कार दोस्तों।